मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं मित्रों। आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं या कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है प्लुत, ऑप्शन सी है हर्ष स्वर या हर्ष इसको कहते हैं हर्ष स्वर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, ये तीनों होते हैं मित्रों। ठीक, दीर्घ, प्लुत और हर्ष स्वर जो होते हैं ये ध्वनि के प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा चौथा, ऑप्शन डी है पहला चौथा। तो महाप्राण ध्वनि हम किन्हें कहते हैं, जो दूसरा और चौथा होता है वर्ग का स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25, उसमें जो पहला और दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, और पहला तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें अल्प विराम चिन्ह बताना है मित्रों। तो अल्प विराम चिन्ह कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ये अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक, और ये कौन सा हो जाएगा, ये अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। और ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। चलिए हम लिख देते हैं, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम हो जाएगा, अर्ध विराम, और ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक, जब किसी महान व्यक्ति या कोई स्पेशल चीज, जिस चीज को हमें वो करना होता है, इस पे विशेष तरीके से बताना होता है, तो उसके लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो आनंद घर आया, तो आया के बाद अगर आप कॉमा लगा देंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। आनंद घर आया, तो इसमें रुकावट का भाव आ रहा ना, थोड़ी देर रुकने का। उसके बाद थोड़ी देर रुका और चला गया, तो ऑप्शन ए जो है यहां पे अल्प विराम का प्रयोग होगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा मित्रों। ऑप्शन ए है ये सम हो जाएगा, यहां हलंत है। ठीक, ये सम, ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है समा, ऑप्शन डी है सा। तो समादर कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सम प्लस आदर। ठीक, तो मिलके हो जाएगा समादर। और संरक्षण का क्या होगा, सम प्लस रक्षण। ठीक, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन ए सम जो हो जाएगा, ये इसमें यही उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, गाने वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। गाने वाला एक शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा होता है। तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। ठीक, तो गाने वाला में मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द इसमें हो जाएगा गाने। ठीक, तो इसमें प्रत्यय पूछा है, तो इसमें जो वाला लगा है यही वाला इसका प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आलपीन और गमला। आलपीन और गमला किस प्रकार के विदेशी भाषा के, किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है जापानी। तो आलपीन और गमला मित्रों पुर्तगाली होती है। ये विदेशी, कौन सी विदेशी भाषा के होते हैं, ये पुर्तगाली होते हैं। और जापानी कौन सा होता है, जापानी होता है रिक्शा, रिक्शा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सलमा घर जाती है वाक्य किस प्रकार का है। सलमा घर जाती है
यह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है मित्रों सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है निषेधात्मक वाक्य। तो निषेधात्मक वाक्य कब होगा? जब वाक्य में नहीं आएगा, ठीक। और मिश्र वाक्य कब होगा? जब दो स्वतंत्र वाक्य बीच में किंतु परंतु से जुड़े रहते हैं, या किंतु परंतु इसलिए जो सो आके जब जुड़ता है तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य होता है जब वहां पे और से कोई चीज जुड़ा होता है तो वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। तो ये कौन सा वाक्य है? इस सलमा घर जाती है, इस वाक्य में एक ही वाक्य है, एक ही विधेय है, ठीक। तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य की पहचान है कि एक वाक्य एक विधेय, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मिठास में मूल शब्द क्या है? मिठास में मूल शब्द है मीठा, मीठा। उसके बाद इसमें क्या लग गया है? आस, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें आस प्रत्यय हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, बैठे हो जाएगा, बैठे हैं, ठीक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो कुर्सी पर, तो पर किस में आता है मित्रों? में पर, ये अधिकरण में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संकेत वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंध वाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है गुणवाचक सर्वनाम। तो गुणवाचक में क्या होता है? जब कोई जैसे बताया जाए भाव आता हो कि कोई सामान अच्छा है या बुरा है, वो आदमी बुरा है, तो वो गुणवाचक हो जाएगा। और ये जो सो किस में आता है? जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है मित्रों चाकुए, ऑप्शन बी है चाकुओं, ऑप्शन सी है चाकुओं। तो चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकू अपने आप में ही एक बहुवचन है, ठीक। तो इसका बहुवचन चाकू ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन जो है इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है अयाध संधि, ऑप्शन डी है वृद्ध संधि। तो पवन कैसे लिखा जाएगा? पवन का संधि विच्छेद होगा मित्रों पो प्लस अन, ठीक। पो प्लस अन होगा तो इसमें अयाध संधि हो जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, पावन शब्द का संधि विच्छेद है। उसमें संधि पूछा गया था, इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पा प्लस अवन, ऑप्शन बी है पा प्लस आवन, ऑप्शन सी है पाव प्लस अन, ऑप्शन डी है पव प्लस अन। तो पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पव प्लस अन, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें भी अयाधि संधि हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी है मित्रों तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो द्वंद्व में कैसे आता है? द्वंद्व में दोनों जैसे माता पिता, ये हो जाएगा द्वंद्व, ठीक। और द्विगु में क्या आता है? जैसे चौराहा, चौराहा। और तत्पुरुष में क्या आता है? तत्पुरुष में कारक आता है, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें बहुब्रीहि संधि नहीं, समास। इसमें नीलकंठ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। नीलकंठ का क्या मतलब? जब नीलकंठ बोलते हैं तो आप इनडायरेक्टली आप जो है शंकर जी को कह रहे होते हैं। जब इसमें बहुब्रीहि में होता है कि किसी चीज का जैसे रावण को कहना हो तो दशानन कहेंगे आप, ठीक। किसी विशेष व्यक्ति को उसके उपनाम से जैसे बोला जाता है, उस इस प्रकार से जब शब्द रहे तो ये बहुब्रीहि हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से
कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए राजकुमार, राजकुमार का क्या होगा? राजा का कुमार, तो इसमें कारक चिन्ह आ गया, मतलब यह तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी है यज्ञ वेदी, तो यज्ञ की वेदी या यज्ञ के लिए वेदी, ठीक, तो इसमें भी कारक आ गया, यह भी तत्पुरुष हो जाएगा। और ऑप्शन सी है आजन्म, तो जब जैसे अव्यय कोई शब्द जाए आ भर हर, तो यहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक, यहां पर तत्पुरुष नहीं होगा, तो इसमें यही पूछा है कि इसमें तत्पुरुष कौन सा नहीं है। और ग्रामवासी मतलब गांव के वासी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मीरा जोर से हंसी, वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है ये? ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी है सकर्मक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक, ऑप्शन डी है इच्छार्थक। तो मीरा जोर से हंसी, हम आपको बताएं जब कोई अनैच्छिक क्रिया जैसे हंसना, रोना, सोना, हाँ ऐसा आए तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, जो आपके चाहने से ना हो। जैसे अब मान लीजिए कोई हंसने की बात होगी तो आप हंस ही देंगे, तो यह कैसी क्रिया हो गई? अनैच्छिक क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ पर अकर्मक होगा, ठीक। अकर्मक की सबसे बड़ी यही पहचान है कि कोई स्वतः जो होने वाली क्रिया होती है वही अकर्मक में आती है, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, धवल का अनेकार्थी शब्द है, धवल का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए है निष्कलंक, ऑप्शन बी है संख्या, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है आकृति। तो धवल का मतलब क्या होगा? धवल का मतलब निष्कलंक, जैसे कहते हैं ना किसी बात में कि हम तो बिल्कुल एकदम धवल हैं कि किसी बुरे काम में नहीं जुड़े हुए हैं या इस गलत संगत में हम नहीं हैं, तो आप निष्कलंक हैं, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, पयोधर का अनेकार्थी शब्द क्या है? पयोधर का अनेकार्थी शब्द क्या है? पयोधर मतलब पय मतलब क्या होता है? अमृत होता है या दूध होता है, ठीक। और धर मतलब जहां पे रहता हो या जहां पे ये उत्पन्न होता हो। तो ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है स्तन, ऑप्शन सी है चंद्र, ऑप्शन डी है सोना। तो पयोधर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा मित्रों? स्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, स्वजाति का विलोम शब्द है। स्वजाति मतलब अपने जाति का, ठीक, तो इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए है कुजाति, ऑप्शन बी है सुजाति, ऑप्शन सी है विजाति, ऑप्शन डी है अजाति। तो कुजाति मतलब बुरे जाति का, और इसमें पूछा है स्वजाति का विलोम, तो स्वजाति का क्या होगा? विजाति। स्वजाति मतलब अपने जाति का, विजाति मतलब दूसरे जाति का, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, अमित का विलोम, अमित शब्द का विलोम है, शब्द जो है अमित, अमित का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है कुमित, ऑप्शन बी है सुमित, ऑप्शन सी है दुर्मित, ऑप्शन डी है परिमित। तो अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमित का होगा परिमित, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से बताना है कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है त्रिदश, ऑप्शन बी है किंकर, ऑप्शन सी है गिरवाण, ऑप्शन डी है निर्जर। तो इसमें देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? ये किंकर जो है, ऑप्शन बी यही नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है तरंग, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है घोटक, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो अगर ये तुरंग होता तो घोड़े का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन ये है तरंग, तो ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी है घोटक, अश्व, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, तेली का बैल होना का अर्थ है। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी है मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन सी है मित्रों निर्धन होना, ऑप्शन डी है काम करने में बहाना करना।
तो तेली का बैल होने का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रशंसा करना, ऑप्शन बी है अपमानित करना, ऑप्शन सी है विवेक से काम लेना, ऑप्शन डी है भेद खोलना। तो अंतर के पट खोलने का मतलब क्या होगा कि आपके दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक, मतलब आप विवेक से काम ले रहे हैं, बुद्धि से काम ले रहे हैं। ठीक, और भेद खोलना मतलब जब आप कोई राज की बात बता देते वो भेद खोलना होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन करें। इसमें देशज शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए है खिड़की, ऑप्शन बी है विभाजन, ऑप्शन सी है प्रतिकूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? ये खिड़की जो है, खिड़की, लोटा, पगड़ी, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है ये किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किसे कहते हैं? ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो अगर पर्यायवाची शब्द है तो मतलब ये संस्कृत शब्द है। ठीक, अगर संस्कृत शब्द है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें आपको वर्तनी शुद्ध बताना है। ऑप्शन ए है कौतूहल, ऑप्शन बी है कौतूहल, ऑप्शन सी है कोतूहल, ऑप्शन डी है कौतूहल। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? ये होता है कौतूहल। ठीक, कौतूहल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? इसमें शुद्ध रूप बताना है। तो क्या पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है? पुरस्कार में विसर्ग संधि होता है मित्रों, ये लिखा जाता है पुरः प्लस कार। ठीक, तो ये मिलके बनता है पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक, पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, एकदम देख लीजिए ये सही है, ये खष्टी सा वाला खटपोट नहीं रहेगा। ठीक, और पूज्य कैसे लिखा जाएगा? पूज्य ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा ऊ का मात्रा होगा और आधा जा ये पूज्य होगा। ठीक, इसमें सामर्थ्य बिल्कुल सही लिखा गया है। और अगर कभी आपको पूजनीय लिखने को आ जाए तो वो लिखा जाता है पूज प्लस नीय। एक में ही हम बता दिए, अलग करके नहीं बताए हैं। ये पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो मित्रों ठीक है, प्रश्न इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, तो साथ बनाए रखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।